नमस्कार बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक ग्रामर टॉपिक लेने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट का जो व्याकरण है, तो व्याकरण का एक टॉपिक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इजी सिंपल है समझने के लिए और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल भी है। ठीक है, सो हम लोग उस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय आज हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी में जो अव्यय होते हैं, तो अव्यय कुछ लोगों को डिफिकल्ट जाते हैं और कुछ लोगों को इतने इजी जाते हैं कि उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इतना इजी एंड सिंपल ये टॉपिक है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आई एम शुभम योर हिंदी मेंटर। विल स्टार्ट विद द टॉपिक अव्यय। अव्यय एग्जैक्टली क्या होते हैं? ठीक है, अव्यय की डेफिनेशन क्या है जो आज तक हम लोग ने सुनी है। तो अव्यय हम किसे कहते हैं कि जो शब्द या फिर जिस किसी वाक्य में संज्ञा, वचन, लिंग इसकी वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आते, जो शब्द इनकी वजह से परिवर्तित नहीं होते, वो अपरिवर्तित रहते, यानी कि वो चेंज नहीं होते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। दैट्स इट। अभी ये अव्यय समझ में आया। तो अव्यय में स्पेशली टाइप्स कितने हैं? तो जो हम लोग के टाइप्स है अव्यय में, वो 4 टाइप्स है। विच आर दे? सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, फिर होता है संबंध बोधक अव्यय, फिर होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एंड लास्ट इज विस्मयादि बोधक अव्यय। 4 टॉपिक्स आर देयर, 4 टाइप्स आर देयर। तो सबसे पहला क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब क्या? क्रिया मतलब क्या? इट इज एन वर्ब। क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और विशेषण मतलब क्या? विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। दैट्स इट। अभी हमें विशेषण की डेफिनेशन पता है, विशेषण हम लोग ने देखा है। और अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो हम लोग का एक लास्ट वाले वीडियो हम लोग ने विशेषण के ऊपर डाला है, तो विशेषण आप जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, इन डेप्थ आपको बताया गया है। तो विशेषण मतलब क्या होता है कि जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, जो नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे हम लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज गुड बॉय। ठीक है, राहुल एक नाम हो गया, लेकिन वो लड़का है, वो कैसा लड़का है? ठीक है, इज गुड, तो गुड उसकी क्या होगी? क्वालिटी हो गई। समझ में आता? उसे हम लोग कहते हैं विशेषण, यानी कि जो नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसे कि फूल सुंदर है, फूल क्या है? नाउन है, लेकिन सुंदरता उसकी क्या है? विशेषता है। तो इसके लिए वो क्या बन गया हमारे लिए? सुंदर जो शब्द है वो हमारे लिए बन गया विशेषण। तो ये विशेषण समझा। तो इसी के साथ क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण विल बी द सेम। क्रिया विशेषण मतलब ये होगा कि जो हमें क्रिया के बारे में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्रिया किस तरीके से हुई, क्रिया कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। ठीक है, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन हमें जो शब्द देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि क्या? जो शब्द क्रिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये हमारा सबसे पहला टाइप है अव्यय में से। ठीक है, जो हमें हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि घोड़ा, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अभी यहां पे घोड़ा क्या हो गया? नाउन हो गया। घोड़ा इज व्हाट? नाउन। वहीं पे दौड़ने की उसकी क्रिया हो गई। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन मैंने क्या कहा कि घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया हो गई, लेकिन घोड़ा दौड़ कैसे रहा है? तो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, यानी कि तेज उसका क्या हो गया? उसके क्रिया के बारे में, यानी कि उसके दौड़ने के बारे में विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो गया? तेज। तो तेज हमारे लिए क्या मिल गया? क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आ रहा है? इजी है समझने के लिए। ऐसे ही बाकी सारे टाइप्स भी इजी है। तो ये हमें क्रिया के बारे में बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है। यहां पे देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले ना
सबसे पहले अगर तुम्हें लगता है कि ये क्रिया विशेषण का है तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या करना होता है कि क्रिया को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। कि इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, तो इसमें क्रिया जो हो रही है वो चलने की क्रिया हो रही है। क्रिया कौन सी हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है। लेकिन मैंने क्या कहा कि हाथी धीरे धीरे चलता है, चलने की क्रिया है, लेकिन हाथी कैसे चल रहा है, हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। बिकॉज उसने क्या किया, क्रिया के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, उस वर्ड ने हमें क्रिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया, उसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते। ईजी है, डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, काफी ज्यादा इजी है समझने के लिए। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है, स्टिल मार के पढ़ना है, ठीक है। अभी उसमें देखो क्रिया विशेषण में सिर्फ ये एक ही चीज नहीं होती, क्रिया विशेषण में और भी बाइफर्केशन होता है, वो देखते हैं कैसे। कि क्रिया विशेषण में ये भी देखा जाता है कि क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्रिया विशेषण कौन से और सब टाइप्स में आ रहा है। जैसे कि ये रीतिवाचक हो सकता है, ये कालवाचक हो सकता है, ये स्थानवाचक हो सकता है। दिस थ्री आर मेनली, ठीक है। ये तीन ही होते हैं जो मेनली पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें पता चलता है क्रिया कैसे हुई, जिसमें हमें क्या पता चलता है कि क्रिया हुई तो हुई, लेकिन वो कैसे हुई, तो उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक। जैसे कि मैंने अभी पहले दो एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। दो एग्जाम्पल्स मैंने कौन से दिए थे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो यहां पे क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है चलने की और दौड़ने की। ठीक से समझो, अभी यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों सेंटेंसेस में क्रिया हो रही है, एक चलने की, एक दौड़ने की। लेकिन जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि क्रिया तो हुई, लेकिन वो क्रिया कैसे हुई, वो क्रिया कैसे हुई वो जो दिखाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्रिया चलने की हुई, लेकिन कैसे हुई, धीरे धीरे। यानी कि क्रिया को करने का एक जो मैनर था, वो जो वर्ड बताता है उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वो धीरे धीरे चलने की क्रिया होगी। जैसे मैंने कहा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया हो गई, लेकिन वो दौड़ कैसे रहा है, वो तेज दौड़ रहा है, तो वो तेज उसकी क्या हो गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी उसकी क्रिया होने का जो एक मैनर बताया गया कि वो किस फॉर्म में क्रिया हुई, तो उसे हम लोग कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वेरी इजी, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अभी आते हैं उसमें एक है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, और उसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है। क्रिया विशेषण में जो हम लोग ने रीतिवाचक में देखा, वैसे ही क्रिया विशेषण ही देखना है। क्रिया के बारे में कौन सा शब्द हमें ज्यादा बताना है। लेकिन पहले वाले दो सेंटेंसेस में हम लोग ने क्या देखा था कि क्रिया कैसे हो रही है। अभी हमें देखना है कालवाचक क्रिया विशेषण में कि क्रिया कब हो रही है। अभी हमें देखना है कालवाचक क्रिया विशेषण में कि क्रिया हो कब रही है। जैसा मैंने कहा कि घोड़ा तो तेज दौड़ रहा है, लेकिन घोड़ा दौड़ कब रहा है, तो मैं कहता हूं कि घोड़ा सुबह से दौड़ रहा है, घोड़ा सुबह से दौड़ रहा है। अभी देखो यहां पे क्रिया मिल गई मुझे, दौड़ने की मुझे क्रिया मिल गई, ठीक है, दौड़ने की मुझे क्रिया मिल गई। अभी वो कब दौड़ रहा है, सुबह, यानी कि इन मॉर्निंग, सुबह वो दौड़ रहा है, यानी कि उसके क्रिया करने का समय हमें मिल गया। वो समय क्या था, सुबह, वो समय क्या था, सुबह। तो ये चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है। यहां पे हमें क्या देखना है, कालवाचक क्रिया विशेषण में एक ही चीज, सबसे पहले क्रिया को आइडेंटिफाई करना है और फिर बाद में देखना है कि क्रिया कब हुई, बस दैट्स इट। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम लोगों को क्या देखना है कि क्रिया विशेषण में क्रिया आइडेंटिफाई करनी है, फिर क्रिया कैसे हुई, ये चीज हमें देखनी है। इज इट क्लियर? क्रिया विशेषण के दो सब टाइप समझ में आए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एंड कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये तो अभी आप लोगों के माइंड में क्लिक हुआ रहेगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, बिकॉज ये काफी इजी है। क्रिया को आइडेंटिफाई करना है, कहां हुई वो बताना है, दैट्स इट, बस इतना ही हमें करना है।
क्रिया को आइडेंटिफाई करो और फिर बताओ कि क्रिया हुई कहां। जैसे कि वही 2 एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं, स्मॉल टॉपिक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि स्थानवाचक, कि घोड़ा तेज दौड़ता है। मैंने कहा कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़े की दौड़ने की क्रिया। घोड़ा जमीन पे तेज दौड़ता है, ऑब्वियस बात है, अभी जमीन पे ही दौड़ेगा, हवा में तो नहीं दौड़ेगा, ठीक है। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि घोड़ा जमीन पे दौड़ रहा है, घोड़ा जमीन पे दौड़ता है, यानी कि उसकी प्लेस, उसका स्थान, तो उसका स्थान क्या है, जमीन, उसकी प्लेस क्या है, जमीन, जहां वो दौड़ रहा है। आर यू गेटिंग? उसे हम कहते हैं स्थानवाचक, ठीक है। तो यही हमें देखना होता है कि क्रिया तो हुई, लेकिन क्रिया कहां हुई, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। क्रिया कब हुई, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में। क्रिया कैसे हुई, तो आएगा रीतिवाचक विशेषण में। आई होप सो ये क्रिया विशेषण आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, काफी इजी है समझने के लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय मतलब क्या होता है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, डिफाइन क्या है, डिफाइन भी बहुत इजी है कि नाउन, जो नाउन होता है, संज्ञा होता है, संज्ञा का संबंध किसी दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए, संज्ञा का डिफाइन अभी सिर्फ ध्यान में रखो, मैं बताता हूं वो कैसे कैसे एप्लीकेबल है, कैसे इंप्लीमेंट होती है। संज्ञा का संबंध किसी और वाक्य से जोड़ने के लिए जो बीच में वर्ड यूज किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। बहुत इजी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि दफ्तर में मेरे दोस्त के बिना मेरा मन नहीं लगता। दफ्तर यानी ऑफिस में मेरे दोस्त के बिना मेरा मन नहीं लगता। अभी यहां पे देखो कि दोस्त एक नाउन है, एक संज्ञा है, संज्ञा के बाद एक वर्ड आया है के बिना, और उसके बाद एक सेंटेंस है मेरा मन नहीं लगता। यानी कि संज्ञा का किसी सेंटेंस के साथ संबंध जोड़ने के लिए जो बीच में वर्ड यूज होता है उसे ही हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये होता है संबंध बोधक अव्यय, ये काफी इजी है, ठीक है। तो हमें यही चीज देखनी, के बिना, के ऊपर, के आगे, के नीचे, ठीक है, के बाजू में, के सामने, जो ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, मोस्टली ये सारे वर्ड्स होते हैं कॉमन वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं संबंध बोधक अव्यय के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय मतलब आंख बंद करके लिखना है कि कंजंक्शंस, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो बीच में वर्ड यूज किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जिसमें और, व, परंतु, किंवा, अथवा, कारण की, तो ऐसे सारे वर्ड्स को वहां पे यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि समुच्चय बोधक क्या है और संबंध बोधक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कि संबंध बोधक क्या करता है कि नाउन का रिलेशन किसी एक सेंटेंस से जोड़ता है, नाउन का रिलेशन किसी एक सेंटेंस से जोड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है कि दो सेंटेंस का रिलेशन जोड़ता है, उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। इज इट क्लियर? बहुत इजी। और एक लास्ट वाला हमारा टाइप है जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेशंस। तो जो कोई भी सेंटेंसेस में हमें एक्सक्लेमेशंस दिखते हैं, एक्सक्लेमेशंस वाले वर्ड दिखते हैं, तो वो बन जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। दैट्स इट, ठीक है। तो इतना ही इजी टॉपिक था अव्यय का, जो 4 टाइप्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। सो आई होप सो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है, इन डिटेल बताया और आपको समझा भी होगा। बट स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में श्योरली कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर। हम लोग वापस मिलेंगे हमारे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।